हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आपका आदित्य सिंह और आप सब मेरे प्यारे भी। क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम लोग कवर कर रहे हैं और आज ये वाला जो पार्ट है वह इसका 3rd पार्ट होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में देखा था कि अचानक से अफ्रीका में जो है रिंडरपेस्ट नाम की कैटल प्लेग बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से पशुएं जितने होते हैं सब मरते जाते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे डेवलपमेंट होता है कि लोग जो पहले मांस का इंपोर्ट करते थे वो पहले जिंदा जानवरों को भेजा करते थे। अब फिर डेवलपमेंट होने के कारण, रेफ्रिजरेशन की सिस्टम लागू होने के कारण शिप वगैरह में उनके मीट को, मतलब उनके मांस को, यानी उनको मार के पीस में डिवाइड करके भेजा जाने लगा। अब हम लोग आज देखेंगे 2.4 आइडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो देखिए, न्यू वर्ड्स में आपको बताया गया है कि जो आइडेंटियोर्ड लेबर होते हैं, एक ऐसा बाउंडेड लेबर, एक ऐसा बंधनों में बंधा हुआ लेबर जिसको काम करने के लिए किसी विशेष समय तक के लिए, कि भाई आपको ले जा रहा हूँ मैं 5 सालों के लिए, आपको लेके जा रहा हूँ मैं 10 सालों के लिए, मतलब टाइम फिक्स करके एग्रीमेंट टाइप से उसको जो है किसी दूसरे कंट्री में लेके जाना, उससे काम करवाना लेबर का, उसे ही आइडेंचर्ड लेबर कहते हैं। तो भारत में से ऐसे कौन से आइडेंचर्ड लेबर हुए जो कि माइग्रेट किए अन्य जगहों पे और क्यों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया आल्सो इलिस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th century वर्ल्ड। इट वॉज ए वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी, higher incomes for some and poverty for other, technological advances in some areas and new forms of cohesion in others। यानी कि भारत से जितने भी गिरमिटिया, हम लोगों ने पहले वाले पार्ट की वीडियोस में देखा था गिरमिटिया वर्ड, तो जो ऐसे श्रमिक जिनको जो है ज़बरदस्ती कुछ सालों के लिए, कुछ समय के पीरियड को बता के कि आप 5 साल के लिए जा रहे हैं, 10 साल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लेबर जिसे गिरमिटिया शॉर्टकट में कहते हैं, भारत से ऐसे श्रमिकों को, लेबर को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की डिफरेंशिएट या विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह जो समय था यह केवल आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जितने लोग थे उनकी प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट बढ़ा उन लोगों का। कुछ लोगों की तो आय में डेवलपमेंट हुआ, कुछ लोगों का इनकम जो है बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जबकि दूसरों लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ गई। कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो दूसरे क्षेत्रों में क्या हुआ, उत्पीड़न के नए नए रूप दुनिया में आ गए। 19th सेंचुरी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण के कामों को करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। जितने भी इंडियन आइडेंचर्ड लेबर थे, इनको खास तरह का एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, जिसमें यह शर्त होती थी, कंडीशन होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वो अपने देश वापस लौट सकते हैं। तो इंडिया के मैक्सिमम जितने भी आइडेंचर्ड लेबर थे वो जो है आपके ईस्टर्न स्टेट से या बिहार या फिर आपका जो मध्य भारत है, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में जो इलाके थे उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे। जो भी कुटीर उद्योग थे वो सब खत्म हो रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से ये सब जो चेंजेज हुए, जो गरीब लोग थे उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। वे इस ज़मीन के बांटने पर तो जो बंटवारा होने के बाद उनको मिलता था वो तो ले लेते थे, लेकिन उसका टैक्स नहीं चुका पाते थे, उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, रेंट नहीं चुका पाते थे, उन पर कर्जा बढ़ने चढ़ने लगा। तो काम की तलाश में उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ जाता था। जितने भी आइडेंचर्ड इंडियन लेबर थे उनको मुख्य रूप से कैरिबियाई जो कॉन्टिनेंटल ग्रुप है वहाँ पर, जैसे कहाँ पर, त्रिनाद, गुयाना, सूरीनाम, ऐसी जगहों पर वह मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। जो तमिल के अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते हैं तमिल के लोग, और बहुत सारे जितने भी एडेंचर्ड लेबर थे उन सबको असम के चाय वाले जो बगीचे थे उसमें काम कराने के लिए भी लेके जाया जाता था। मजदूरों की जो भर्ती है वो काम मालिकों के एजेंट किया करते थे, एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले इस तरह की परेशानी, उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन शर्तों को मान लेते थे और वो काम करने चले जाते थे।
एजेंट भी जो होते थे वो जितने भी ये लेबर थे माइग्रेटेड वाले, इनको जो है फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उनको सही जानकारी नहीं दी जाती थी। अगर सही जानकारी दे दो तो भाई कोई नहीं जाना चाहेगा, है ना, अगर ख़राब हालात रहेंगे तो। इसलिए नहीं दिया जाता था। बहुत सारे जितने आपके माइग्रेटेड थे लोग पे लेबर, यह जो है इनको नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट क्या करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे। ना 19th सेंचुरी में जो है यह जो कंडीशन था, अनुबंध था, व्यवस्था का बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया था। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात यहाँ पर नहीं हैं। नई जगह की जो जीवन और कार्य स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब जीना असंभव हो रहा है। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बिताने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाती थी। बहुत से लोगों ने तो अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए कुछ सामूहिक आत्मविभक्ति के लिए नए नए रूप खोज लिए थे। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया था। इस मेले को होसे यानी इनाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया था। उनमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर पार्टिसिपेट करते थे। इस प्रकार का जो भी रास्ता फरियानवाल जो है नामक जो विद्रोही धर्म, जिसमें जो है जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति की शिखर पर पहुंचा दिया था, इसने भी जो है भारतीय जो माइग्रेटेड थे लेबर और जो कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच में इन दोनों के संबंधों को देखा जा सकता है। त्रिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी जो हमारे इंडियन माइग्रेटेड लेबर थे वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही एक एग्जाम्पल है। तो सांस्कृतिक समागम के लिए जो है एक नई स्वरूप पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है दुनिया का उदय, धीरे धीरे ये सब पार्ट थे, अंग थे, बनने शुरू हो गए। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आ जाता था। आप सपोज करिए कि इन लोगों को जो है, जैसे आप कुछ और कल्चर के हैं, कई लोग हैं आपके साथ अलग अलग कल्चर के, फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सबने अपने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने आपस में सुधार किए, चलो ऐसे मिल के करते हैं, ये करते हैं, तो एक नया ही रूप मतलब आ गया रहने का। फिगर देखेंगे हम लोग, फिगर नंबर 14 में है। देखिए, त्रिनाद के एक कोको बगीचे में काम करती ये इंडियन माइग्रेटेड लेबर हैं। ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग का टाइम है। और सेकेंड फिगर नंबर 15 पे आप देख सकते हैं कि गिरमिटिया मजदूरों का यह फोटो लिया गया है जिससे इनकी पहचान हो सके। इनके आगे देखिए नंबर प्लेट भी लगे हैं और इतने मजदूर आप समझिए 7317, यानी कितने कितने मजदूर लेके जाया जाता था। तो इसमें दिखाया गया है कि मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि इनकी संख्या का ही महत्व होता है। ये कौन है, इनका क्या नाम है, इनके परिवार का क्या नाम है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। इनका नंबर जो है ना कि ये इस नंबर के हैं, उससे ही मतलब रहता था जो इनको पकड़ के लेके जाते थे उनके लिए। तो ज़्यादातर जो आपके आइडेंटियोर लेबर थे उनका जब समय सीमा समाप्त हो जाती थी उसके बाद भी वो सब वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। यही कारण रहा है कि इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने कभी नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेट के प्लेयर हैं आपके सिवन रैन चंद्रपाल, या फिर बात करें राम नरेश सरवन का, इनका भी नाम सुना ही होगा। क्या आपको लगता है कि इनके नाम हम भारतीयों के जैसे क्यों हैं और जबकि इनका रहने का स्थान तो कहीं और है? तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि ये भारत से आइडेंटियोर लेबर की तरह ही गए थे, इनके वंशज गए थे और उन्हीं की ये संतानें हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही के सालों से ही, मतलब स्टार्टिंग के ईयर से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी जो लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिशियन नेता लोग रहे हैं, इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय जो आइडेंटियोर लेबर थे उनके वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का, मतलब माइनॉरिटीज की तरह इनकी संख्या कम थी, लेकिन वहाँ पर इस तरह का जीवन जीते रहे बेचैनी के साथ। वहाँ के लोगों ने उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा व्यवहार करते थे। नयनपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोह और परायपन के इस एहसास को बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है।
एक है फिगर नंबर 16, यह जो है एक अनुबंध ये फॉर्म टाइप का है कि जब कोई गिरमिटिया मजदूर को लेके जाया जाता था तो उसमें ये सारी डिटेल भरी जाती थी। अब 2.5 में देखेंगे हम लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। विदेश में आप क्या भारतीयों का क्या किस तरह से वहाँ पर जो है उद्यम बनते हैं, किस तरह से वो वहाँ पे अपना जीवन आजीविका चलाते हैं। तो देखिए, ग्रोविंग फूड एंड अदर क्राफ्ट फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम द बैंक्स एंड मार्केट्स, बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट। यानी विश्व बाजार के लिए जो खाद्य पदार्थ या फसलें उगाने के वास्ते जो पूंजी की आवश्यकता थी लोगों को, लेकिन बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन जो छोटे मोटे किसान होते थे वो बेचारे क्या करते थे, उनका क्या होता होगा। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारपुरी, सराफा, नाट्टू कोटेई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के लिए कर्जे दिया करते थे। इसके लिए या तो वे अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय जो बैंक होते थे उनसे कर्जा लेके सबको देते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो है व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप को भी विकसित कर लिया था। अफ्रीका में यूरोपीय जो आपके कोलोनिज्म थे, इनके पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी लोग जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशक से भी आगे जा निकले। 1816 के दशक में जो है उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें दी जाती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाने लगी। सोर्स ए में आपको एक गिरमिटिया मजदूर की कहानी बताई गई है, आप बीती बताई गई है। देखिए, राम नारायण तिवारी हैं, भारत से गए हैं, गिरमिटिया मजदूर थे। इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। उनके संस्मरण का यह एक अंश है कि वो कहते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम नहीं कर पाया और ना ही करने जा सका, जिसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन के लिए जेल काटने पड़े। नए जो माइग्रेटेड लोग थे, लेबर थे, उनको काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में ही अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम ठीक से पूरा न हुआ तो तनख्वाह भी कट जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। उन्हें तरह तरह से सजा दी जाती थी। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों से बितानी पड़ती है। ये जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इमिग्रेशन ब्रांच 1916 से ये लिया गया है। तो ये एक आध बीती थी। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं 2.6 इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, यानी भारतीय व्यवस्था, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो भारत में पैदा होने वाली जो महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ब्रिटेन में भी कपास का प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। इसी कारण से वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब सरकार पर दबाव डाले कि वह कपास की आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। तो परिणाम क्या आया? ब्रिटेन में जितने भी कपड़े आयातित होते थे, इंपोर्ट होते थे, उनके ऊपर बॉर्डर टैक्स जो है लगा दिया गया। वहाँ पर जो महीन भारतीय कपास का आयात था वो कम होने लगा। 19वीं शताब्दी के स्टार्ट से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक जो दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजार से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय जो कपड़े थे वो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन का उन्हें सामना करना पड़ता था। यदि भारतीय निर्यात के इंपोर्ट के आंकड़ों को हम लोग स्टडी करें तो पता चलता है कि सूती कपड़ों के इंपोर्ट में लगातार गिरावट ही दिखाई देती है। अब बात करें हम 1800 के आसपास जो इंपोर्ट हो रहा था आपका सूती कपड़ा, उसका लगभग 30% था, जो कि 1815 में घटकर कितना हो गया? मात्र 15 ही सालों में घट के 15% ही रह गया था। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% ही रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया होगा? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है कि भाई निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, उतनी तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच में कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता रहा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था कि 1820 के समय जो दशक के समय जो है चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का भी निर्यात किया जाता था। कुछ समय तो भारतीय निर्यात में भी अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार अगर बात करें तो भारत में अफीम की खेती करवाती थी और चीन को उसको इंपोर्ट कर देती थी।
अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। फिगर नंबर देखिए, फिगर नंबर 17 ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले का जो कार्य थे वो उसका सेंटर यही था। फिगर नंबर 18 में दिखाया गया है कि सूरत और उसके साथ जो नदी बहती थी उसको दूर से देखने पर कैसा दृश्य दिखता था, कुछ इस तरह से है। 17वीं सेंचुरी के दौरान और 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में के समय में सूरत जो है पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार को मुख्य केंद्र बना था। तो आज जो जितने भी पैसे मिलते थे अफीम के इंपोर्ट करने से, उससे जो है चीन हमें क्या देता था, वो हमें चीन क्या चाय देता था और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। तो देखिए 19वीं शताब्दी में भारत के बाज़ारों में ब्रिटिश जितने भी इंडस्ट्रीज थे उनके प्रोडक्शन की बाढ़ आ गई। मतलब भारत से ब्रिटेन और शेष वर्ल्ड को भेजे जाने वाले जितने भी खाद्यान्न और कच्चे माल थे उनके इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में ही रहता था। इसका मतलब ये कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे से दूसरे देशों के साथ जो होने वाली व्यापारिक घाटे थी उसका भरपाई कर लेता था। तो ऐसे बहुत से बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में फ़ायदा कमा जाती थी। तो ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक का रूप तैयार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो कुछ भी उनको हासिल होता था उससे होम चार्जेज यानी देसी खर्चे का निपटारा किया जाता था। इसके अंतर्गत जो है आपका ब्रिटेन अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई जो पर्सनल उनकी मनी होती थी, रकम होती थी, साथ ही साथ भारतीय बाहरी कर्जे पर जो ब्याज और भारत में काम कर चुके जो ब्रितानी ऑफिसर थे उनकी पेंशन शामिल हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर 19। 17वीं सेंचुरी के लास्ट में भारत को बाकी के कंट्री से जोड़ने वाले जो रूट हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। ब्लू कलर का लाइन आप देख सकते हैं, ये आपका सी रूट है और जो रेड कलर का डॉट डॉट लाइन है ये आपका लैंड रूट है और जो ब्लू कलर का स्पॉट है ये जो है बंदरगाह से होने वाले व्यापार की मात्रा है। तो आप देख सकते हैं आपका बैटम में कितना छोटा है, सूरत में कितना ज़्यादा बड़ा डॉट है, यानी यहाँ पर बंदरगाह से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। थर्ड में है आपका थर्ड चैप्टर में इसके चैप्टर थर्ड के थर्ड वाले सेक्शन में है द इंटरवार इकोनॉमी, यानी युद्ध जब हो रहे थे, महायुद्ध हो रहे थे, उसके बीच में हमारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कैसी रही है। तो देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. Notably for our concern in this chapter, it plugged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. इट मीन्स पहला जो हमारा महायुद्ध हुआ था वो मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन इसके असर जो है सारी दुनिया ने महसूस किए। इस चैप्टर में हम जिन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी इसको ऐसे संकट में ढकेल दिया था जिससे उभरने में पूरी दुनिया को लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया था। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी अस्थिरता बनी रही। अंत में लोग एक और महाविनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगे। 3.1 में देखिए वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी युद्ध के समय में क्या रूपांतरण हुआ। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच में लड़ा गया था। एक पाले में कौन थे, एक तरफ कौन थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था, और दूसरी तरफ कौन सी सेंट्रल पावर थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की, ये सब थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि युद्ध से ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस डे तक ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 सालों से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध कभी पहले नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे एक दूसरे से जूझ रहे थे और जो शत्रु थे उनको जो है हराने के लिए अपने पास बेहिसाब इंडस्ट्रियल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पावर इकट्ठी हो चुकी थी।
यह पहला आधुनिक इंडस्ट्रियल वार था जब इस युद्ध में जो है मशीनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी चीज़ें जो है आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाही जो है भर्ती किए जाने लगे और विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर उन्हें युद्ध मोर्चे पर भी ले जाया जाता था। बात करें इस युद्ध में तो मौत और विनाश जैसी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसकी जो है जो कि औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। यानी जो कुछ भी मशीन वगैरह में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ था, उन्हीं सब की ये देन थी कि सबके पास बड़े बड़े हथियार थे। युद्ध में लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ के आसपास लोग घायल हो गए थे। जो मृतक और घायल में से जो ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, और साथ ही साथ महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक जो लोग थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की भी इनकम गिर गई। तो युद्ध संबंधी जितने भी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का फिर से पुनः गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाज को ही बदल दिया गया। जो आदमी थे वो मोर्चे पर जाने लगे, तो उनके कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को भी बाहर आना पड़ता था। ये सब हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जब सोल्जर बन के जाते थे लोग लड़ने, तो उनकी औरतें घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर आती थी, ब्रेड लाइन लगाती थी, है ना। जिन्हें अब तक केवल आदमी के ही काम से माना जाता था, वो औरतें भी जो है अब बाहर आने लगी थी। और युद्ध के समय जो है, युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो आर्थिक ताकत थी, वो उनके बीच का जो संबंध था ना, वो सब टूट गया। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। इसके फलस्वरूप इस युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय जो है कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की जो संपत्तियां थी, उनकी कीमत अमेरिका के दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, अमेरिका हो चुका था। फिगर नंबर 20 देखिए, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो है एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर का इसमें ये दिखाया गया है। यहाँ पर युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों व उत्पादन की खेती से बहुत ज़्यादा इजाफा होता दिखाई दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 3.2 में पोस्ट वार रिकवरी, यानी कि युद्ध में क्या सुधार हुआ है। तो देखिए, युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। सब तबाह हो चुका था। युद्ध से पहले ब्रिटेन की दुनिया बहुत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा था। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में भी इंडस्ट्री विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय जो बाजार थे, उनमें पहले वाली जो स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की पहले वाली स्थिति थी, पैसे वाली, अमीरी वाली, वो बहुत मुश्किल हो गया। वो नहीं पा रहा था अपना वो स्थान। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग, ठीक है। जापान से भी उसकी लड़ाई होनी थी क्योंकि उसका दुश्मन बन गया था। तो युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जे लिए। इसका यह परिणाम हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन जो है भारी कर्जों के दबाव में भी दब गया। युद्ध के कारण आर्थिक जो खराबी का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि जो प्रोडक्शन थी और जो मांग थी लोगों की और जो रोज़गार थे, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। लोग डिमांड करने लगे थे जॉब की। हाँ, जब युद्ध के कारण ये सब चीज़ें जो है पैदा हुआ, जो उत्साह था लोगों के मन में, जब शांत होने लगा तो प्रोडक्शन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने जो है भारी भरकम युद्ध से संबंधित व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों में जो है सहारे उसकी भरपाई की जा सके। इन सभी प्रयासों से जो है रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गए। 1921 में बात करें तो हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता के कारण वातावरण भी जो है लड़ाई का एक अंग बन गया था। बहुत सारी कृषि पर आधारित व्यवस्थाएं भी संकट में आ गई थी, जैसे कि गेहूं की जो प्रोडक्शन थी उस पर विचार कर लीजिए। तो वार से पहले जो है, जो हमारा ईस्टर्न यूरोप का जो वर्ल्ड मार्केट था, उसमें जो है गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई, तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की पैदावार प्रोडक्शन अचानक बढ़ने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, आपके ईस्टर्न यूरोप में जो है गेहूं की पैदावार जो है सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, बहुत ज़्यादा गेहूं प्रोडक्शन में आने लगा तो अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और साथ ही साथ किसान जो थे वो गहरे संकट में फंस गए।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3.3 राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और उसका उपभोग करना। तो देखिए अमेरिका में सुधार की गति तेज हो रही थी। हमें पहले देख चुके हैं कि युद्ध में से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना ज़्यादा फायदा हुआ था। अमेरिका बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था था उसको भी झटका लगा था, लेकिन 20 के दशक की बात करें अगर 20वीं सेंचुरी की, तो स्टार्टिंग से ही वो जो है इसकी स्टार्टिंग से ही जो है अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था था वो तेजी से तरक्की के रास्ते पे बढ़ने लगा था। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी जो है प्रोडक्शन का चलन, यानी मास प्रोडक्शन का चलन जो है बहुत बड़ी खासियत रही। जो मास प्रोडक्शन था, उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सेंचुरी के लास्ट से ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता जो आपके हेनरी फोर्ड हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के रूप में विख्यात है। इन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डिट्रॉइट के अपने कार कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दी थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उनके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय पैसे दोनों के लिहाज से काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की प्रोडक्शन बढ़ाने वाला भी एक अच्छा मेथड था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था से मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखानों की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक नया कार बनकर तैयार होने लगा। इससे पहले की पद्धतियों में जितनी थी उसके मुकाबले में यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल का एक कार था, उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पद्धति से, मतलब इस बृहद प्रोडक्शन वाली मेथड से बनने वाली है पहली कार थी। तो देखिए फिगर नंबर 21, फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल की गाड़ियाँ, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं टी मॉडल की, इसको सेट करना और तुरंत ही इसमें काम आगे बन जाना और इसको तैयार कर देना। फोर्ड द्वारा जो भी चीज़ें अपनाई गई प्रोडक्शन में, वह जल्दी ही पूरे अमेरिका में भी अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ताएं वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो है 1929 में बढ़ के 50 लाख प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत से लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर देते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण भी इसी कारण से बढ़ने लगे। भाई अब आपके पास पर्सनल आपका घर होगा तो आप फ्रिज भी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन भी खरीदेंगे, है ना। तो घरों का निर्माण या खरीदी जो कुछ भी थी वो कर्जे पर भी ही की जा रही थी, मतलब लोग घर भी खरीद रहे थे, घर भी बना रहे थे, तो वो सभी किससे बना रहे थे, कर्जे से बना रहे थे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण के क्षेत्र में जो कुछ भी ग्रोथ देखने को मिला, इससे अमेरिका में संपन्नता का आधार जन्म ले चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की जो चीज़ें थी, वो निवेश से वो रोज़गार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी तरफ उपभोग कंजप्शन भी बढ़ता था। तो बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जिससे नए रोज़गार भी मिले लोगों को और आमदनी में भी वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका के जो शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया, यानी सबको कर्ज देता था जो भी उससे मांगता था। अमेरिका द्वारा जितना भी इंपोर्ट पूंजी निर्यात यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबारने में मदद मिलती थी, अमेरिका द्वारा जो भी कुछ देता था। अगले 6 साल में जो वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार और आय वृद्धि के दर में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी सुधार आया था। लेकिन यह जो स्थिति थी यह लंबे समय तक नहीं चल पाई। 1920 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने कभी अनुभव नहीं किया था। तो 3.4 में हम लोग देखेंगे महामंदी, यानी द ग्रेट डिप्रेशन। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लास्ट पार्ट की वीडियो में देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो कवर हो जाएगा। फिगर नंबर देख लीजिए आप 22, इसमें महामंदी के दौरान दिखाया गया है, ये उस दिन का है, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो का रहेगा ये पार्ट। लेकिन अभी देख लीजिए, महामंदी के दौरान अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार है यह
और यह जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन से लिया गया है। यह जो चित्र लिया गया है, डोरोथी लेंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था कि मैं इस भूखी लाचार औरत को देखा, मानो किसी चुंबक से खींची मैं और उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई और उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल की है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों में जमी हुई पड़ी सब्जियां और उनके परिंदों के सहारे जिंदा हैं, जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। वो वहाँ बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। ये जो है पॉपुलर फोटोग्राफी फरवरी 1960 से लिया गया है। और ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।